अगर यूपीएससी ही लक्ष्य है जीवन में, सोते उठते भाई यही सपना देखा है, तो फिर सिंपल बीए ह्यूमैनिटीज़ के कोई भी सब्जेक्ट को उठाओ, 4-5 जो सब्जेक्ट मैंने नाम लिए हैं, एंड गो अहेड। आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो सीसैट पे अब निर्भर हो गया है बहुत अच्छे से, क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम में एक बात तय है, चाहे कोई कितना भी टॉपर कहे कि हमने स्मार्ट स्टडी करी, हमने तो ये कर लिया वो कर लिया, जो बेसिक मेहनत है ना वो है, ये बेसिक मेहनत हर इंसान को करनी पड़ेगी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो थी वो तो सॉल्व कर ही दी आपने, इसीलिए मैं यहाँ पर आया भी कि ऐसा क्या है कि 7,999 में आप तैयारी करवा रहे हो कम्प्लीटली यूपीएससी की। ये भी हो जाता है, कई सारे जो हैं छात्र अपने आप को यहीं पे कलेक्टर समझने लगते हैं, मुखर्जी नगर के और करोल बाग के हम कलेक्टर बन गए, तो वो वाला भी मत रख। कोर्स को 8 महीने में कवर कर रहे हैं, हम उस सिलेबस को कंप्लीट करा रहे हैं, और साथ में वो सिलेबस कंप्लीट हो रहा है मॉक टेस्ट और बाकी टेस्ट सीरीज मेंस के होने के साथ में। क्या इसका मतलब है ये कि कोई 10th-12th में फेल हो गया तो वो आईएएस नहीं बन सकता? नहीं, ऐसे अपवाद भी हैं। हेलो नमस्कार, स्वागत है सभी का मोटिवेशन फैक्ट्री के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आया है, लेकिन ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लगातार कमेंट्स आते हैं। यूपीएससी की तैयारी में आने से पहले बहुत बड़ा सवाल उनके मन में होता है कि यूपीएससी की तैयारी अगर करनी है तो लाखों रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा, पहले पैसों का इंतजाम होगा तब यूपीएससी की तैयारी हो सकती है। तो इस सवाल को मैं यहीं पर खारिज कर देता हूं, क्योंकि आज हमारे साथ जो टीचर्स बैठे हैं, महिपाल सर हैं, दीपक सर हैं, इनके साथ आप पढ़ोगे और यहाँ पर पूरी जो वीडियो में डिस्कशन आपको देखने को मिलेगा, उस वीडियो के बाद निराकरण ये निकलेगा कि आपको पैसों की इतनी नीड नहीं है यूपीएससी की तैयारी में अगर आते हो। और आज का वीडियो भी हमारा 2024 एस्पिरेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि 2024 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो किस तरीके से आज से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्या क्या उनकी स्ट्रेटजी हो सकती है, कौन से पॉइंट्स हैं जो उनको अपने ध्यान में रखने हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारी बातें करेंगे कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स को शुरुआत कैसे करनी है, ऑनलाइन जाना है कि ऑफलाइन जाना है, शुरुआती क्या क्या ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो अपने अंदर डेवलप करनी है अगर वो 12th से तैयारी करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन के बाद करना चाहते हैं। बहुत से तमाम जो क्वेश्चन है, जो कन्फ्यूजन है आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। बस आपको 20 से 25 मिनट ध्यान से इस वीडियो को देखना है। तो सर थैंक यू सो मच आप दोनों का कि आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों के लिए आपने अपना कीमती समय निकाला। तो सर कैसे हैं, और 2023 का जो प्रीलिम्स हुआ उसके बाद अभी कैसा माहौल है यूपीएससी में, और अभी 2024 के लिए आप बच्चों के लिए कैसे तैयार हैं, किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? देखिए माहौल थोड़ा सा तो डर का ही है अभी, क्योंकि जिस तरह से 2023 का प्रीलिम्स था उससे काफ़ी बच्चे घबरा गए हैं, डर गए हैं कि ये इस तरह का अलग तरह का पेपर या अलग तरह के सवाल आएंगे। लेकिन मैं अभी स्टूडेंट्स को अपने यही बोल रहा हूँ कि जो अलग तरह के सवाल आए थे वो कुछ पार्ट थे पेपर के, पूरा पेपर ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द सिलेबस आ गया हो। ठीक है, ज़्यादा सवाल आउट ऑफ द सिलेबस आ गए कंपेयर टू एवरी ईयर। हर साल 10-12 क्वेश्चन ऐसे आते ही हैं जो कहीं किसी ने नहीं पढ़े होते हैं, और इस बार वो क्वेश्चन 20-25 थे, थोड़े ज़्यादा थे, तो थोड़ी घबराहट ज़्यादा हो गई है। वरना देखिए बेसिक जो पढ़ाई करके आप सॉल्व कर सकते थे वो 40 क्वेश्चन तो थे। 35 से 40 क्वेश्चन अगर आपने वो सॉल्व कर लिए तो आप कट ऑफ के आसपास तो पहुंच ही जाते हैं, जो मतलब एक नॉर्मल सिलेबस का पार्ट है। तो आपको अपना जो सिलेबस कवरेज है वो तो करना ही है, जो पहले से करते आ रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी सिलेबस वाला आ नहीं रहा तो मैं पढ़ाई छोड़ दूं, या मैं इधर उधर से कुछ पढ़ना स्टार्ट कर दूं, पीएचडी स्टार्ट कर दूं किसी एक सब्जेक्ट में। वो हमें नहीं करना है। कोई एनवायरमेंट में, हिस्ट्री में हमें पीएचडी नहीं करनी है। जो बेसिक हम पढ़ते आ रहे हैं उस पर फोकस रखना है, क्योंकि हो सकता है कि अगले साल फिर से पेपर उसी पैटर्न का फिर से आ जाए। तो जस्ट स्टे द कोर्स, अपने जो तैयारी के रास्ते पर चल रहे हो उस पर चलते रहो। हाँ, थोड़ा बहुत जो एडिशनल आया है उन टॉपिक्स को हम कवर कर सकते हैं ये देख कर कि क्या पूछा गया है। चलिए इस पर हम डिस्कस करेंगे कभी, अगर आपके पास और टाइम मिला तो हम और भी एक वीडियो बनाएंगे आपके साथ। अभी हमारा मुद्दा ये है कि जो बच्चे सिर्फ सोचा है उन्होंने कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, बहुत सारे 12th में भी होंगे या बहुत सारे ने ग्रेजुएशन कर लिया, अब यूपीएससी की तैयारी में आना चाहते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा 12th वालों के लिए ये कि अगर उन्होंने 12th कर लिया, अब यूपीएससी के लिए वो सोच रहे हैं, तो उनको ग्रेजुएशन में कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, क्या ग्रेजुएशन में करना चाहिए ताकि वो उनका यूपीएससी में हेल्पफुल हो। ऐसा ना हो कि ग्रेजुएशन का 3 साल वेस्ट हो गया। तो ऐसी कौन सी कुछ ग्रेजुएशन में डिग्रियाँ हैं जो आप ले सकते हो जो यूपीएससी में आपकी बहुत मददगार साबित होंगी? तो पहली चीज़ तो ये कि ग्रेजुएशन आप उस सब्जेक्ट में करिए जिसमें आपको थोड़ा इंटरेस्ट है। अगर आपका इंटरेस्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं जिनको टिपिकली हम आर्ट्स कहते हैं, लेकिन वो आर्ट्स नहीं है, वो ह्यूमैनिटीज़ कहा जाता है उन्हें। तो ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है तो उसमें आप ग्रेजुएशन कर लीजिए, बीए, बीएससी, जो भी डिग्री आप करना चाह रहे हैं। मतलब साइंस वाली डिग्री है तो बीएससी कर लीजिए, बीकॉम भी कर सकते हैं। अगर आपका जैसे कुछ और लक्ष्य है, मान लीजिए सीए बनना लक्ष्य है, तो फिर आपको बीकॉम जैसी डिग्रीज करनी ही पड़ेगी। तो अभी आप 12th के बाद ये देखिए कि आपकी डिग्री कोई अगर ऐसी हो, प्रोफेशनल डिग्री, जिससे आपको भविष्य में एक नौकरी मिल सके, यानी कि प्लान बी अगर आप कर सकें। मान लीजिए आपने बीकॉम किया, अब अगर आपका यूपीएससी में नहीं भी हुआ सिलेक्शन, तो कम से कम आप अपनी कॉमर्स की ग्रेजुएशन के बेसिस पे एक नॉर्मल जॉब तो कर सकते हैं, कोई जॉब तो अवेल कर सकते हैं। आप कहीं इंजीनियर बनने जा रहे थे तो आप इंजीनियरिंग कर लो। ये मत सोचो कि मैं इंजीनियरिंग नहीं करूँगा, मैं केवल एडमिशन लूँगा बीए हिस्ट्री में,
ताकि मैं यूपीएससी की तैयारी कर सकूं, नहीं, क्योंकि यूपीएससी में लाखों लोग एग्जाम देते हैं, सिलेक्शन 1000 का होता है, तो बाकी के जो 99% लोग हैं उन्हें कोई ना कोई और काम करना पड़ेगा जीवन में, तो उसके लिए आपको मेंटली थोड़ा प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर ऐसा ऑप्शन आपके पास है कि आप कोई स्किल वाली डिग्री या कोई प्रैक्टिकल ऐसी डिग्री कर सकते हैं जिसके अंदर आपको जॉब मिलनी अश्योर हो जाती है, मान लीजिए कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो ये डिग्री के दम पर इनमें नौकरी मिल जाती है सीधे सीधे, इस तरह की अगर आप कोई जॉब डिग्री कर सकें तो वो बेस्ट है। हाँ, अगर वो नहीं करना है या वो नहीं करने में इंटरेस्ट है या फिर आपकी स्ट्रीम ही नहीं है, 11th-12th में आपने ह्यूमैनिटीज़ रखा था, तो फिर आप सिंपल ये करिए सब्जेक्ट्स, या तो ज्योग्राफी में कर लीजिए, हिस्ट्री में कर लीजिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल साइंस है, ये सबसे कॉमन कोर्सेज हैं जो भारत के लगभग हर कॉलेज में अवेलेबल भी होते हैं। और इनमें करने का फ़ायदा ये है कि आपका यूपीएससी का एक बड़ा सिलेबस का हिस्सा कवर हो जाएगा कॉलेज के दौरान ही, और इससे आपको ऑप्शनल में भी आगे काफ़ी फ़ायदा मिल जाएगा। मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस ले लिया तो आगे आप PSIR की तैयारी अपने कॉलेज के साथ साथ कर सकते हैं। इस तरह से आपको डिग्री का चयन करना चाहिए। जिनको जीरो आइडिया है, क्लूलेस है बिल्कुल, एक बार एक काम करो, अगर आपकी स्कूल कॉलेज में आसपास कोई काउंसलर हैं, करियर काउंसलर जो होते हैं, उनसे थोड़ा बात कर लो, वो आपको हल्का सा गाइड कर देंगे कि आपकी रुचि किस तरफ है, किस दिशा में है, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स होते हैं, तो वो आपको सही दिशा में गाइड कर देंगे। अगर यूपीएससी ही लक्ष्य है, जीवन में सोते उठते यही सपना देखा है, तो फिर सिंपल BA ह्यूमैनिटीज़ के कोई भी सब्जेक्ट को उठाओ, 4-5 जो सब्जेक्ट मैंने नाम लिए हैं, एंड गो अहेड विद योर प्रिपरेशन। एक क्वेश्चन अभी आप दोनों से ही है सर। बहुत सारे एस्पिरेंट्स को, मुखर्जी नगर में रहता हूँ, 2 साल से रह रहा हूँ, करोल बाग भी गया हूँ, जो वो अपनी इस जर्नी में स्ट्रगल कर रहे हैं, 4 अटेम्प्ट हो गए, 5 अटेम्प्ट हो गए, कभी कभी उनसे बात करता हूँ तो कहते हैं कि शायद यूपीएससी मेरे लिए नहीं था, मैं गलत इसमें एंटर कर गया। तो जब आप लाखों एस्पिरेंट से मिले हैं, बहुत सारे टॉपर्स आपने दिए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाए, IAS IPS बनाए, तो आपको क्या लगता है कि एक मतलब यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को अपने अंदर कौन सी वो क्वालिटीज़ देखनी चाहिए, ताकि एक ऐसे क्या पैरामीटर्स होते हैं कि उनको देख के आप भी जज करते हो कभी कि ये बच्चा तो यार मतलब IAS मटेरियल है, यूपीएससी मटेरियल है। जैसे हमारी क्लासेस में बोलते हैं 9-10 में अच्छे परसेंट आ जाते हैं, तो हमारे रिलेटिव्स भी बोलते हैं, टीचर्स बोलते हैं कि ये तो IAS बनेगा। क्या परसेंट से डिसाइड किया जाता है कि ऐसी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो बच्चे को अपने अंदर देखनी चाहिए, तब आगे यूपीएससी की तैयारी में पढ़ना चाहिए? सर मेरा तो मानना ये है कि जो टॉपर से मैं मिला हूँ, तो टॉपर्स के मिलने के बाद में मुझे सबसे कॉमन चीज़ जो लगी है ना, वो कंसिस्टेंसी है। अगर आपको सच में अगर यूपीएससी की तैयारी करनी, तो आपके अंदर एक चीज़ तो होनी चाहिए, आप कम से कम अगर कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो तो एक कंटिन्यू रखो, कंसिस्टेंसी में रखो, लगातार करते रहो। अभी आप देखेंगे कि बहुत से लोग स्टार्ट करते हैं 2-4 अटेम्प्ट में, या फिर पहला अटेम्प्ट नहीं हुआ, प्रीलिम्स नहीं हुआ तो बीच में छोड़ दिया, फिर कभी 1-2 महीने के गैप के बाद में फिर स्टार्ट किया। तो ऐसा गैप ना हो, क्योंकि अगर गैप हुआ ना तो आपके पास में एक तो सीटिंग कैपेसिटी आपकी चली जाएगी, फिर आप जो टॉपिक से लिंक करके चल रहे हो वो चला जाएगा, क्योंकि यूपीएससी में टॉपिक का लिंक होना बहुत जरूरी है। तो कम से कम मेरे हिसाब से तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं प्रैक्टिकल चीजों पे बात करता हूँ, वो बाकी सर बताएंगे और भी क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। तो देखिए, जैसा दीपक सर ने कहा कि कंसिस्टेंसी है, वो मैंने भी यही नोटिस किया कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लगातार पढ़ाई कर सकते हैं वो छात्र बहुत अच्छे से आगे जीवन में काम कर लेंगे, पढ़ाई कर लेंगे। तो जो 9-10 के अंदर टीचर्स भी अक्सर पहचान जाते हैं कि ये मेहनती बच्चा है या फिर ये पढ़ाई कर लेता है, तो इस तरह के बच्चे आगे भी मेहनत कर लेते हैं। क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम में एक बात तय है, चाहे कोई कितना भी टॉपर कहे कि हमने स्मार्ट स्टडी करी, हमने तो ये कर लिया वो कर लिया, जो बेसिक मेहनत है ना वो है, और वो मेहनत दूसरे एग्जाम से ज़्यादा है। हाँ, वो जो टॉपर बच्चे थे जो आपको कहते हैं, कई टॉपर से कहते हैं कि मैंने स्मार्ट स्टडी करी, तो स्मार्ट स्टडी तो करनी है, इसका मतलब ये नहीं कि बेसिक मेहनत आपको नहीं करनी है। बेसिक मेहनत हर इंसान को करनी पड़ेगी, और वो बेसिक मेहनत करने के लिए आपका बचपन से थोड़ा सा मेहनती होना ज़रूरी है। क्या इसका मतलब है ये कि कोई 10th-12th में फेल हो गया तो वो IAS नहीं बन सकता? नहीं, ऐसे अपवाद भी हैं, बट अभी भी मैं आपको बता दूं कि 90% जो लोग टॉप करते हैं या फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन होता है, वो अपने समय में कम से कम क्लास के अंदर अच्छे परफॉर्मर्स थे, 70-80% के तो ऊपर ही लेकर आते थे। हाँ, कुछ अपवाद ऐसे भी हैं जो 12th में फेल हो गए, फिर IAS बन गए, 10th में फेल हो गए, फिर बन गए IPS, तो है ऐसे इक्का दुक्का, लेकिन उन्होंने भी जीवन में कभी ना कभी वो मेहनत करी जो ये एग्ज़ाम डिमांड करता था। हो सकता है उन्होंने 10वीं में नहीं करी मेहनत, लेकिन बाद में कर ली। तो कंसिस्टेंसी, उसके अलावा दूसरा एक जो है मेंटल फ्रेमवर्क कि मैं IAS बन सकता हूँ या मैं IAS बन सकती हूँ, यानी कि अपने दिमाग में ये सोच होनी बहुत ज़रूरी है कि हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जब तक सोचोगे नहीं कि मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ, तब तक आप उस एग्ज़ाम को नहीं कर पाओगे। यू हैव टू थिंक अबाउट इट। मेंटल फ्रेमवर्क बहुत ही स्ट्रॉन्ग और आई कैन डू इट वाला एटीट्यूड चाहिए। अब इसमें ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए, ये भी हो जाता है, कई सारे जो हैं छात्र अपने आप को यहीं पे कलेक्टर समझने लगते हैं, मुखर्जी नगर के और करोल बाग के हम कलेक्टर बन गए, तो वो वाला भी मत रखिए, है ना। आपको टिफ़िन सप्लाई करने आ रहे हैं, उनको ऐसे धमकी मत दे देना कि आपके रेड पड़वा देंगे, मकान मालिक पे रेड कर देंगे। ये सबसे कॉमन वो होता है लोगों का एक,
कि इसके हम वैसा कर देंगे, इस रेस्टोरेंट वाले ने हमसे ज़्यादा वो कर लिया, ऐसा मत सोचो। पर हाँ, कलेक्टर कैसे कह सकते हैं, देखो आप अपने आप को कलेक्टर या डीएम के पद पर इमेजिन कीजिए। एक कलेक्टर सुबह क्या करता है, 9 बजे पहुंचता है अपने ऑफिस, मीटिंग शुरू करता है, मीटिंग्स के अलावा फिर उनको इतनी सारी ढेरों फाइल पढ़नी होती है। आप भी वैसा काम करो ना, सुबह उठ के अपना तैयार होकर अच्छे से पहन के, नहा धो के, कपड़े पहन के पढ़ने बैठ जाओ। 9 बजे आपने अखबार पढ़ लिया, 10 बजे आपने फाइल उठाई यानी कि अपने नोट्स उठाए, पढ़ाई स्टार्ट कर दी। क्लासेस जैसे कि मीटिंग्स अटेंड करते हैं सारे डीएम्स की, लगभग 11 बजे के आसपास मीटिंग्स होती हैं, तो वो मीटिंग जैसे अटेंड करते हैं वैसे आप अपनी क्लासेस अटेंड कर लीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी करते हो। तो आप भी अपना शेड्यूल वैसा बनाओ ना जैसा कि एक अधिकारी का होता है। लंच टाइम फिक्स रखा, दिन में आपने जैसे कॉल लेने हैं, कोई घर से बात करनी है, किसी और से बात करनी है, वो वाले कॉल कर लिए, कुछ काम वाम करना है थोड़ा बहुत वो मैनेज कर लिया। शाम के समय फिर आपने अपना पढ़ाई में दे दिया। तो आपका जो रूटीन है वो एक अधिकारी की तरह होना चाहिए। माइंड सेट वहाँ से आता है ना। रुतबा रॉब बाद में आ जाएगा, लेकिन पहले उसके लिए जो मेहनत है, जो शेड्यूल है, जो रिगर है, वो आप लेकर आ जाइए। मेहनत करो, मेहनत के प्रति ईमानदार रहो, राइट। तो सर अभी तैयारी में एंटर कर लेते हैं कि तो पहला सवाल यही आता है मन में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो थी वो तो सॉल्व कर ही दी आपने, इसीलिए मैं यहाँ पर आया भी कि ऐसा क्या है कि 7,999 में आप तैयारी करवा रहे हो कम्प्लीटली यूपीएससी की। ये बहुत बड़ी बात है कि यूपीएससी में मैं देख रहा हूँ करोल बाग मुखर्जी नगर जो आते हैं उनको लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, या फिर रहने खाने का भी सारा इंतजाम करना पड़ता है। तो बच्चा ऑनलाइन और ऑफलाइन इसमें बहुत कन्फ्यूजन है कि ऑफलाइन अगर जाते हो तो लाखों रुपए देने, ऑब्वियस बात है, फिर वहाँ रहने खाने का। ऑनलाइन आप किस तरीके से मदद कर रहे हो कि ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या डिफरेंस है? क्या ऑनलाइन घर से बैठ के भी वो तैयारी कर सकता है यूपीएससी की? सर बताएंगे इसमें। अगर ऑनलाइन घर से बैठ के तैयारी करने की बात हो तो बिल्कुल कर सकता है। वास्तविकता ये थी कि ऑनलाइन तैयारी जो है उसको लेकर लोगों की थिंकिंग है कि ऑनलाइन से रिजल्ट नहीं आते, लेकिन अगर टॉपर्स के आप जितने भी इंटरव्यू देखो या जो बच्चे देख रहे होंगे उनको मालूम होगा कहीं ना कहीं उन्होंने बोला कि हमने ये टॉपिक तो ऑनलाइन ही किया है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं है, अगर टॉपर वो टॉपिक कर रहे हैं तो इसका मतलब ऑनलाइन से हेल्प तो मिल ही रही है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में जो सबसे बड़ा अंतर ये था कि ऑफलाइन में आप एक अनुशासन में होते हो, ऑनलाइन में आपके पास में अपना खुद का टाइम टेबल नहीं होता। लेकिन हम अपने बैच में इसीलिए उसको ऐसा इंटीग्रेट करके ला रहे हैं कि हम उसमें अनुशासन ला सकें। फॉर एग्जाम्पल हमारी क्लास एक सुबह 8 बजे होती है, एक शाम को 8:30 बजे होती है। अब जो बच्चा वर्किंग है वो भी अनुशासन के साथ हमारी क्लास में जुड़ सकता है। और जो कंसिस्टेंसी है, हम कोर्स को 8 महीने में कवर कर रहे हैं, हम उस सिलेबस को कंप्लीट करा रहे हैं और साथ में वो सिलेबस कंप्लीट हो रहा है मॉक टेस्ट और बाकी टेस्ट सीरीज मेंस के होने के साथ में। तो यही क्वालिटी है। तो कहते हैं कि हमने अपना जो कोर्स डिजाइन किया वहां पे बच्चे को सुबह और शाम हमें देना है, हमसे डाउट पूछना है, उसके लिए हम बैच में मोटिवेट करते हैं ताकि बच्चा हमसे जुड़ा रहे। तो ये बेनिफिट जो है ना, ये अनुशासन जो है, ये कहीं ना कहीं वो बच्चा अगर भारत के किसी भी, चाहे हिमाचल के किसी गांव में बैठा हो, चाहे बिहार के किसी गांव में बैठा हो, वो कहीं भी होगा तो अब कहीं ना कहीं उसके जो सपनों की उड़ान जो है वो हमारे उड़ान बैच के साथ में पूरी होगी। ये एक आशा है हमारी और ये कोशिश भी है। तो देखिए, जो सर ने कहा मैं उसी पे थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा। तो भारत में जैसा सर ने बताया कि लाखों रुपए कोचिंग फीस में होती है, आपने भी देखा है करोल बाग मुखर्जी नगर में सभी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स 2 लाख के आसपास फीस चार्ज कर रहे हैं इस वक्त जीएस की, और ऑप्शनल समेत ये फीस 2,60,000 तक चली जाती है। अब इसमें हमारी कोशिश ये थी कि ऑनलाइन के माध्यम से, पहले जैसे अनअकैडमी का जो भी हमारा कोर्स था, हमारी कोशिश यही होती कि 35-40,000 तक हम उसको ले आए। तो ऑलरेडी हम उसे 1/6 प्राइस पर तो कर ही रहे थे, या 1/5, थोड़ी सी गणित मेरी इतनी मजबूत नहीं है। तो हमारी कोशिश ये थी कि वो छात्र जो भारत में दिल्ली तक नहीं आ सकते, भारत के कोने कोने में, इंडिया बहुत बड़ा देश है, तो उस छात्र तक वो तैयारी पहुंच सके। जो दिल्ली में टीचर पढ़ाता है वही टीचर उसे राजस्थान के किसी कोने में, हिमाचल के कोने में, आसाम में, सभी जगह पढ़ा सके। लेकिन अभी क्या है कि पिछले 2-3 सालों से हमने ये नोटिस किया कि अभी भी बहुत सारे छात्र हैं जिन तक हम नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि उनके लिए वो 30-35 हज़ार रुपये फीस भी अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है। और हम समझते हैं इस बात को कि भारत के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जिसके लिए ये बहुत बड़ा अमाउंट है, और उनके लिए शायद वो साल की, उनके माता पिता की इनकम का ये ऑलमोस्ट आधा या 1/3 हिस्सा हो सकता है। तो आप अपनी पूरे साल की 1/3 इनकम को एक कोचिंग की फीस में नहीं दे सकते। तो अब इसलिए हमारा ये लक्ष्य था कि एक ऐसा कोर्स लाया जाए जहाँ पे न्यूनतम फीस, जितनी हम न्यूनतम से न्यूनतम जा सकते हैं उतना हमने रखा है उसे। 8,000 रुपये हमने कोर्स की फ़ीस रखी है, और हमने बैच लॉन्च किया है जिसका एक तो है उड़ान बैच,
जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में उसमें होता है, तो चर्चा उसके अंदर हिंदी में होती है, लेकिन जो लिखा हुआ टेक्स्ट होता है वो इंग्लिश है। वो बेसिकली इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए है जो थोड़ा हिंदी भाषा में समझते हैं, उत्तर भारत के हैं। और दूसरा बैच दीपक सर जिसको लीड कर रहे हैं वो है हिंदी मीडियम का बोध बैच। तो ये बैच शुद्ध हिंदी में होता है। दोनों ही बैच की हमने फीस 8,000 रुपये रखी है। ऑप्शनल के भी हमने कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं, ऑप्शनल की फीस भी हमने 8,000 रखी है। इनफैक्ट दोनों अगर कोई एक साथ ले लेता है तो 15,000 रुपये में पूरी आपकी यूपीएससी की कोचिंग, जिसमें प्रीलिम्स मेंस सब कुछ शामिल है। और इंटरव्यू की तैयारी भी हम कराते हैं। मेंस के लिए जो सिलेक्शंस होते हैं, जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, उनके लिए हम अलग से बैच बना के उनको और ज़्यादा मेंटोरशिप देंगे। आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, सब कुछ शामिल कर लिया है। तो ये जो हम पूरा 15,000 रुपये में एक छात्र को जो अवेलेबल करवा रहे हैं, और उसमें क्वालिटी भी वही है जो टीचर्स आपको बड़े से बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं। जैसे दीपक सर हैं, दीपक सर ने टॉप ऑफलाइन ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया है। दीपक सर जैसी फैकल्टी, अमित सर जैसी फैकल्टी, अनिरुद्ध सर जैसी फैकल्टीज आपको वहाँ पे पढ़ाने के लिए अवेलेबल हैं। और ये जो कोर्स है, लक्ष्य यही है कि कोई छात्र पैसे की कमी के कारण यूपीएससी के बारे में त्याग ना दे अपना ख्याल। अगर उसको लग रहा है कि मुझ में कैपेबिलिटी है, मुझ में ये कुव्वत है कि मैं तैयारी करूं, तो उसके लिए पैसा बीच में ना आए। 8,000 रुपये मेरे ख्याल से एक ऐसी फीस है जो कहीं ना कहीं से आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो भी आप करिए हमें ईमेल, हम देखते हैं, हम जो भी हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। तो तैयारी आपकी इसके कारण नहीं रुकनी चाहिए। तो ये एक हमने नई पहल इसी साल स्टार्ट करी है अभी रिसेंटली, एंड होपफुली हमारी पहल अच्छी रहेगी, छात्रों को बहुत इससे मदद मिलेगी। चलिए अभी प्रीलिम्स पर हम आ जाते हैं। बहुत सारे बच्चों से हमारी बात हुई और उन्होंने बोला कि पहले तो यही कि इसकी तैयारी मतलब कैसे होती है यूपीएससी की। पहले प्रीलिम्स को ख़त्म करना है, तब मेंस पर स्विच करना है। कि जैसे सीसेट को लेकर बहुत सी बातें हो रही हैं कि हमारा मेंस का सब कवर है, हमने ऑप्शनल कवर कर लिया, लेकिन जब प्रीलिम्स ही नहीं निकल पा रहा है तो उसका क्या फ़ायदा। तो इसकी तैयारी कैसे होती है? पहले प्रीलिम्स खत्म कर लिया जाता है, उसके बाद मेंस पर जाते हैं कि इंटीग्रेटेड इसकी तैयारी होती है। और खासकर सर मैं सीसेट के बारे में भी जानना चाहूँगा कि सीसेट को कैसे टैकल करना है। सीसेट को देखकर इस बार बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन उसमें डाल दिए गए, बहुत टफ कर दिया गया। तो अगली साल की क्या तैयारी, कैसे बच्चों को ध्यान में रखकर आगे तैयारी करनी चाहिए? देखिए, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी तो एक साथ ही होती है, क्योंकि ज़्यादातर सब्जेक्ट जो हैं वो कॉमन है, जो टॉपिक्स हैं वो कॉमन ही है। तो आपके जो प्रीलिम्स के मेन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, देन वी हैव करंट अफेयर्स, देन वी हैव साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, ये सारे सब्जेक्ट्स मेंस में भी पूछे जाते हैं। मेंस में कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स और हैं, कुछ एडिशनल टॉपिक्स और हैं, वो भी जैसे हिस्ट्री के अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री है तो वो मेंस के अंदर पूछा जाता है। अगर आप देखेंगे कि इंटरनल सिक्योरिटी है या फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, वो कहीं ना कहीं टॉपिक दूसरों से रिलेटेड ही हैं, लेकिन वो केवल मेंस में पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में उन पे सीधे सवाल नहीं आते। तो सिलेबस तो एक साथ ही पढ़ना है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री मैं केवल प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहा हूँ, मुझे मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए साथ पढ़ना है। तो 90% केस में तैयारी साथ में ही होती है। अब कोई एकदम एक्सट्रीम केसेस सिचुएशन ऐसी आ गई कि आपका प्रीलिम्स है 5 महीने बाद और आपने तैयारी आज शुरू करी है, उस केस में हम उस छात्र को कहते हैं कि आप अभी केवल प्रीलिम्स के टॉपिक पर फोकस करो, अगर आप 5 महीने बाद एग्जाम देने जा रहे हो, ताकि कम से कम आपका प्रीलिम्स तो क्लियर हो जाए। दूसरे आप सब्जेक्ट जो हैं प्रीलिम्स के बाद पढ़ सकते हैं। हालांकि वो स्ट्रैटेजी गलत है, इतनी इफेक्टिव नहीं है, बट एक्सट्रीम केसेस में कभी कभी हम कह देते हैं अगर कोई छात्र आकर पूछता है तो। इन जनरल 99% छात्रों के लिए यही करना चाहिए उन्हें कि 1 साल आप एग्ज़ाम के पहले पढ़ना स्टार्ट कर दो, और 7 महीने में मेरे ख्याल से पूरी क्लासेस हो सकती है। हमने भी 7.5 महीने के आसपास का करिकुलम डिज़ाइन किया है, तो हमारी जो क्लासेस हैं वो भी 7 to 8 मंथ्स के अंदर हो जाएंगी। और इतना ही टाइम पीरियड एक बार सिलेबस पढ़ने के लिए काफ़ी है, प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों का, सीसैट का भी। 8 महीने बाद जो बचे हुए 2-3 महीने उसमें आप अपना रिवीजन वगैरह कर सकते हैं। अब जहाँ तक बात है सीसैट की, तो सीसैट की इंपॉर्टेंस तो देखिए 2011 से है, लेकिन 2018 ऑनवर्ड सीसैट लगातार टफ होता जा रहा है। इनफैक्ट 16-17 से भी टफ था, 18 के बाद तो उसका लेवल हर दिन बढ़ता जा रहा है, हर साल बढ़ता जा रहा है। और 23 के अंदर सीसैट बहुत बच्चों का डिसक्वालीफाइंग फैक्टर रहा है, कई छात्र इसको क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो सीसैट पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस देना पड़ेगा, वोकैबलरी सुधारनी पड़ेगी। खास करके अगर कोई हिंदी माध्यम से है तो उसको इंग्लिश माध्यम पे, इंग्लिश वर्ड्स पे, वोकैबलरी पे ये बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और जहाँ पे आपने हिंदी माध्यम के छात्रों के बारे में पिछला सवाल जो पूछा था, उसमें भी एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो भी संस्थान पढ़ा रहे हैं हिंदी माध्यम में, वो जो रिजल्ट दे रहे हैं वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, इसीलिए उनका रिजल्ट आ रहा है। लेकिन बस दिक्कत यही है कि फ़ीस अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि आप ऑफलाइन में 2 लाख और ऑनलाइन में 1 लाख रुपए जब आप स्टूडेंट से कर रहे हैं, तो फिर वो मेरे ख्याल से हर तबके का स्टूडेंट उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जो अफोर्ड कर पा रहा है उसके लिए अच्छा है। कोई भी टीचर या कोई भी कोचिंग कहीं पर ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट के बारे में गलत उसके साथ पढ़ा रही है। लेकिन जैसे सर बता रहे थे कि 7 महीने चल रहा है पॉलिटी, ये सच्चाई है, क्योंकि ये हमने होते हुए देखा है, 6-6 महीने एक ही सब्जेक्ट चल रहा है। तो ये चीज़ थोड़ी सी गलत है, इसको हमने रेक्टिफाई कर दिया अपने कोर्स में। तो थोड़ा सा हिंदी माध्यम के छात्रों को ये देखना है कि एक तो अपना सीसैट का देख लें, सही दिशा में और सही जगह से पढ़ाई करें।
गलत इंस्टीट्यूट का अगर आपने चुनाव कर लिया और आप उसी के साथ 1-1.5 साल रह गए तो आपके 1 या 2 अटेम्प्ट वेस्ट हो जाएंगे। जब तक आपकी नींद जागेगी तब तक आप बहुत देर कर चुके होंगे। तो इस चीज़ से बचना है। सही इंस्टीट्यूट, सही टीचर्स का चुनाव करो। पहले उनके डेमो लेक्चर्स देख लो, यूट्यूब पे कैसा पढ़ाते हैं वो देख लीजिए। लगभग सभी के यूट्यूब पे आजकल लेक्चर्स अवेलेबल हैं। नहीं है तो ऑफलाइन में जाकर डेमो क्लास आप ले सकते हैं। फिर आप चुनाव करिए कि आपको पढ़ना कहाँ है। सेकंड चीज़, CSAT के अंदर आपको एक तो इंग्लिश पे मेहनत करनी पड़ेगी, दोनों को, इंग्लिश और हिंदी माध्यम दोनों को। और देखिए टॉपिक तो वही हैं, चीज़ें वही हैं, टॉपिक ऐसा नहीं है कि कुछ नया ऐड हुआ है। CSAT में बस जो क्वेश्चंस का लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा टफ हो गया है। फॉर एग्जांपल इस बार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के ज़्यादा सवाल पूछे थे, तो सवाल तो पहले भी आते थे लेकिन इस बार 8 सवाल आ गए हैं। तो जो किताबें आप पढ़ते हो जहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं CSAT के, उन पर थोड़ी ज़्यादा मेहनत करो। पहले अगर आपने CSAT के 5 या 6 पेपर दिए थे तो इस बार 12 देकर जाओ। ज़्यादातर छात्र CSAT को सीरियसली नहीं लेते हैं, ये एक सच्चाई है। वो 2 टेस्ट भी नहीं देते हैं। मेरे को कल ही एक छात्र मिला जिसके GS में 120 नंबर थे और उसके, आप मानेंगे नहीं, CSAT में 15 या 18 कुछ मार्क्स उसने बताया मुझे, है ना। कल मिला है मुझे वो स्टूडेंट, 120 इन GS, 15 और 18 मार्क्स इन CSAT। तो क्योंकि वो बोलता है सर मैं तो इंजीनियर हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है CSAT की, तो मैं पढ़ के ही नहीं गया और मेरे इतने कम नंबर आए। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस है बहुत ज़्यादा। ओके, और मुझे पक्का पता है कि वो निकाल लेगा अगले साल। वो स्टूडेंट जो है वो नेक्स्ट ईयर निकालेगा क्योंकि वो अब CSAT को अच्छे से कर रहा है, सीरियसली ले रहा है। तो आधे लोगों की तो समस्या ये है कि आप CSAT को सीरियसली नहीं ले रहे, ये सोच के कि केवल हमें 33% या इतने 33% मार्क्स चाहिए तो इतने के अंदर हमें सीरियस होने की आवश्यकता नहीं है। सीरियस हो जाओ। इट इज़ अ डिसाइडिंग फैक्टर कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो CSAT पे अब निर्भर हो गया है बहुत अच्छे से। तो थोड़ा जो टाइम आप पिछले साल अगर मान लो 5% समय दे रहे थे अपना तैयारी में CSAT को, तो इस साल आपको 10-15% देना पड़ेगा। अभी आपने कोर्स बहुत सस्ता कर दिया, सारी चीज़ें हो गई और बच्चे को आपने बता भी दी कि ऑनलाइन ऐसे पढ़ सकते हो, और आपकी इतनी मेहनत है और सिलेक्शन भी हो रहे हैं और आप इतने लाखों बच्चों को देश के कोने कोने से पढ़ा रहे हो। लेकिन पेरेंट्स भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती है, लेकिन बच्चे को उसके जो फ्रेंड्स हैं या फिर इधर जो रह के तैयारी कर रहे हैं वो बोलते हैं, पोक करते हैं कि यार वहाँ माहौल नहीं मिलेगा, तुझे करोल बाग आना पड़ेगा, मुकई नगर आना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी डर रहता है कि यार थोड़े बहुत पैसे को देखकर, या फिर मैं पापा से, मम्मी से, अपने पेरेंट्स से बोल देता हूँ कहीं से इंतजाम कर लेंगे, कहीं मेरा सिलेक्शन ना चूक जाए अगर वहाँ नहीं गया तो, वहाँ कुछ अलग पढ़ाया जा रहा हो शायद। तो घर में वो माहौल के बारे में क्या बोलना चाहोगे, चाहे वो मोटिवेशनल पर्सपेक्टिव से हो या स्ट्रेटजी पर्सपेक्टिव से, कि कैसे वो माहौल क्रिएट किया जाता है? देखिए, घर में माहौल की अगर बात हुई ना तो सिंपल सी बात यही है कि अभी इस बार भी 2022 का जो रिजल्ट आया है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो घर पे रहकर तैयारी की है, उन्होंने रिजल्ट निकाला है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि घर में माहौल नहीं है, वो बैलेंस देखना पड़ेगा। कुछ लोगों के घर में भाई पहले ही फादर या पेरेंट्स जो हैं वो अधिकारी है, तो उन्होंने ऐसा माहौल दे रखा है। कुछ लोगों के घर में ज्वाइंट फैमिली है, गांव में रहते हैं, ऐसा माहौल नहीं है, तो या तो वो कहीं ना कहीं अपना एक स्पेस या रात को पढ़े, अपना रास्ता निकाले। अगर नहीं मिल रहा तब तो उनको निकलना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि भाई आपके लिए करोल भागी आना पड़ेगा। अब इसके लिए तो मैं सपोर्ट नहीं करूंगा कि वही निकल कर ही जाना पड़ेगा, लेकिन हाँ ये है कि अगर आपको अपने घर में पढ़ने का माहौल नहीं मिल रहा है तो आप कहीं दूसरा स्पेस निकालें, ठीक है, वहां पे तैयारी करें। क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो बिना दिल्ली आए हुए भी सिलेक्शंस लेके बैठे हुए हैं, तो एक इस चीज पे तो मेरा ध्यान रहेगा। और अब तो कोई भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम चीज उस पर फोकस कर ही रहे हैं। क्योंकि हमारा जो बैच भी है वो ऐसा भी है कि जो लोग वर्किंग भी हैं या अपने अभी बिजी हैं, तो सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे, या कभी शाम को हमारी 4 घंटे की क्लास हो जाती है, बस उतना पे फोकस करना है। रिवीजन को आपको करते रहना है, तो इस चीज पे फोकस करना पड़ेगा। बाकी ऐसा नहीं है कि बाहर निकलना है या उसके लिए माहौल बनाने के लिए अलग से बैठने की जरूरत है। एक जो IAS है ना, वो अपने मन से सबसे पहले मजबूत होता है। कहते हैं को अपने अंतरात्मा को पहले मजबूत करता है, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करता है, तब वो IAS की तैयारी करता है। तो थोड़ी बहुत समस्याएं तो हमारे इतिहास में बहुत सी ऐसी कहानियां हैं। हमने देखा है कि भाई किसी ने अपने टॉपिक में पढ़ते पढ़ते इतना गंभीर हो गया कि अगल बगल क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं चला। तो ऐसी बहुत सी स्टोरीज है। तो सबसे पहले अपने टॉपिक पर फोकस करें, बहुत अच्छा होगा। घर में अगर नहीं है माहौल तो आप कहीं और जा सकते हैं, दिल्ली भी आ सकते हैं, ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि घर में माहौल ना होने की वजह से आपको बहुत ज्यादा आपकी तैयारी पे प्रभाव पड़ेगा। आप रास्ते निकालना चाहते तो निकाल सकते, जहाँ चाहे वहाँ राह है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से, बहुत सारे आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। और मुझे तो खुशी इस बात की हो रही है, मैं पहले भी आपको बोला था कि जो फीस है वो शुरुआत में मैं भी सोच के बहुत डरता था कि 1.5 लाख 2 लाख इतने फीस देने पड़ते हैं। और फिर करोल बाग और मुखई नगर अगर आप आते हो तो रहने का यहाँ पर मतलब 20-20 हज़ार के रूम्स और मतलब बहुत सारे खर्चे आपके होते हैं। तो ये बिल्कुल आपको 7,000 रुपये में आपको ये सारे कोर्सेज मिल रहे हैं। आप पाथफाइंडर चैनल पर जाकर सारी डिटेल्स देख सकते हो, सर के लेक्चर्स वहाँ पर अवेलेबल है, बहुत सारे टॉपर स्टॉक भी वहाँ पर है।